हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट्री। दोस्तों, क्रिकेट देखने का शौक किसको नहीं है। आपने भी क्रिकेट देखते हुए इस घास को तो बने हुए देखा ही होगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैदान पर इस घास को कैसे बनाया होगा? नहीं जानते तो दोस्तों अब जान जाएंगे आप। पहले वक्तों में ये एडवर्टाइजमेंट ग्रास पर ही पेंट की जाती थी। स्प्रे पेंट की मदद से इनको पेंट किया जाता था और इनको पेंट भी कुछ इस अंदाज से किया जाता था कि कैमरे के देखने पर ये 3D ही नजर आए। लेकिन अब पेंट की जगह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने ले ली है। 3D मॉर्फिंग और कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से अब इनको मैच के लिए लाइव टेलीकास्ट में ही इनबिल्ड कर दिया जाता है और हमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ग्रास पर ही बने होंगे ये। इस टेक्नोलॉजी से पेंट का खर्चा तो आसानी से बच जाता है, लेकिन साथ ही मैच के ग्राउंड में अलग अलग बहुत से सनस्पॉट की एडवर्टाइजमेंट करना भी बहुत ही आसान हो गया है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करने वाला मुल्क चाइना अब भी आर्टिफिशियल चांद बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, साल 2018 में जब चाइना के वू शुनफेंग ने चिंदो शहर को एक आर्टिफिशियल मून से रोशन करने की बात की तो सभी हैरान हो गए थे। लेकिन अब 2 साल बाद चाइना इस चीज में बहुत ही आगे बढ़ चुका है और मुमकिन है कि अगले कुछ सालों में चाइना अपना एक आर्टिफिशियल मून भी बना लेगा। दोस्तों, इस रेटिफिकेशन सैटेलाइट के साथ किसी मिरर की तरह है और चाइनीज साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा सिर्फ एक चांद 10 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को रोशन कर सकेगा, जिससे इस एरिया में आने वाले सभी शहरों, गाँव, मेन स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये एरिया स्ट्रीट लाइट फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ चांदू शहर में ही सालाना 174 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बिजली की बचत होगी। लेकिन इसको हकीकत बनाने के लिए इस सैटेलाइट का साइज और स्पीड जैसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिनको चाइना कैसे सॉल्व कर सकेगा ये तो चाइना ही जानता है। और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में चाइना ज्यादा कुछ डिटेल नहीं दे रहा। नंबर 3, दोस्तों एयरपोर्ट पर आपने रनवे पर प्लेन्स पर सिग्नल करते ग्राउंड स्टाफ को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ग्राउंड स्टाफ की तरफ से दिया जाने वाले सिग्नल्स की जरूरत पायलट को क्यों पड़ती है और इनका क्या मतलब है? और अगर नहीं जानते तो एयरक्राफ्ट को रनवे पर गाइड करने वाले इन सिग्नलिंग सिस्टम को एयरक्राफ्ट मार्शलिंग के नाम से जाना जाता है और सिग्नल करने वाले ग्राउंड स्टाफ को मार्शलर कहा जाता है। एयरपोर्ट पर मार्शलर का काम एयरक्राफ्ट को सही रनवे पर अलाइन करना या पार्किंग में मदद करने का काम होता है। एक मार्शलर के यूजुअल इक्विपमेंट्स में उसकी रिफ्लेक्टिंग सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, एयर मड्स और दोनों हाथों में मार्शलिंग बैंड्स शामिल होते हैं। एक मार्शलर सामने चलने वाले प्लेन के पायलट को टर्न लेने, स्लो करने, रुकने में और इंजन को बंद करने जैसी बहुत सी इंस्ट्रक्शन को पास आउट करता है। जैसा कि हाथ हवा में उठाने का मतलब होता है कि रास्ता साफ है और दोनों हाथ साइड में ऊपर नीचे करने का मतलब है कि प्लेन की स्पीड को कम करना। और कभी इन सिग्नल्स को देखकर पायलट कंफ्यूज हो जाए तो पायलट भी मार्शलर को इस सिग्नल से बताता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों, आपको इन फैक्ट से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 4, दोस्तों गोरखा फाइटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि अपनी महारत में बहुत ही परफेक्ट है और अपने इन्हीं स्किल की वजह से ये तकरीबन हर आर्मी में या ग्रुप में मौजूद होता है। आज इस सेगमेंट में आपको एक ऐसे ही गोरखा फाइटर की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसने अपनी एक बोल्ट एक्शन राइफल की मदद से 200 जापानी सोल्जर्स का सामना किया था। इस गोरखा का नाम था लैशमन गरुंग, जिसकी कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा में जंग के दौरान जापानीज ट्राइब के साथ अचानक हमले से सरप्राइज हो गई थी। जिस ग्रुप में ये गोरखा जवान थे उसमें जापानीज ने बहुत ही ग्रेनाइट डाल दिए थे। गुरंगी ने 2 ग्रेनाइट अंधेरे में छुपे जापानीज पर वापस फेंक दिए थे, लेकिन तीसरा ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया था। अपनी हाथ की उंगलियां खोने और मुंह पर जख्म खाने के बावजूद ये बहुत ही हिम्मत से अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे। उन्होंने अपनी MK3 टेक्शन राइफल से 31 जापानीज को मौत के घाट उतार दिया था और ये भी तब किया जब उनका दायां हाथ काम नहीं कर रहा था। विक्टोरिया क्रॉस मिलने वाले ये सिपाही साल 2010 में 92 साल की उम्र में इंग्लैंड में चल बसे। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टेक्सास अमेरिका में रहने वाली एक औरत ने साल 2018 में हॉलीवुड स्टार सेक्सीएस्ट मैन एलीट बीड पिल पर $1 लाख का केस कर दिया और इसकी रीजन जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कैली क्रिस्टीना नाम की इस औरत का कहना था कि ब्रैड पिट उनसे कई महीनों से बात कर रहा था और शादी के नाम पर धोखा देकर उसने कैली से हजारों डॉलर्स भी लिए थे। लेकिन जब ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैली एक ऑनलाइन स्कैम का शिकार बन गई थी। एक साइबर क्राइम आर्टिस्ट ने ब्रैड पिट की फेक आईडी बनाकर कैली से काफी महीनों तक बात की और इस दौरान कैली की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड कुछ इवेंट्स के आने के बदले में $40,000 मांगे थे। कोर्ट में ब्रैड पिट के लायर ने ये साफ कर दिया कि इन ऑस्कर का इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं रहा, जिसके बाद कैली के पैसे तो डूबे ही डूबे, बेचारी का दिल भी टूट गया। इसलिए दोस्तों बी अवेयर फ्रॉम द फेक आईडीज। नंबर 6,
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 1963 में एक आदमी को अपने ही घर में कुछ रिपेयरिंग का काम करते हुए गलती से एक अंडरग्राउंड शहर का रास्ता मिल गया था। ये कहानी है कैपाडोसिया में रहने वाले एक आम शख्स की, जिसने जब अपनी बेसमेंट में एक दीवार को गिराया तो उसे अंडरग्राउंड टनल का रास्ता मिल गया था, जो कि अंडरग्राउंड सिटी डेरिंगक्यूयू में ओपन हुई। हिस्टोरियन के मुताबिक सरफेस से 18 स्टोरीज नीचे तक इस मल्टी लेवल सिटी में अपने वक्त में 20,000 से भी ज्यादा लोग और जानवर रहा करते थे। 10वीं सदी के आसपास बनाया जाने वाला ये शहर एक बहुत बड़े बंकर जैसा है, जिसको शायद लड़ाई के दौरान सेफ्टी के लिए बनाया गया था। इस शहर में किचन, चर्च और स्कूल भी नजर आते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, जिसको देखकर बिल्कुल भी ये यकीन नहीं होता, लेकिन ये प्रूफ है इंसान की एंशिएंट टेक्नोलॉजी का। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपका इत्तेफाक हुआ है इस शहर को विजिट करने का? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो एक खास तरह की स्टैम्प जिसको हैंको कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये एक यूनिक सील होती है जिसको सिटी ऑफिशियली किसी इंडिविजुअल या फिर कोऑपरेशन को अलॉट करते हैं। ट्रेडिशनली चाइना से ऑर्गेनाइज स्टैम्प्स का ये सिस्टम पूरे जापान और कोरिया के एक हिस्से में भी मौजूद है। यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी जापान में अपनी हैंको स्टैम्प को बनवाते हैं ताकि वो लिस्ट ऑफ द आउटसाइडर लगे। नंबर 8, फैशनेबल लेट इन वेनेजुएला। दोस्तों अगर आप वेनेजुएला में हैं और अगर आपको किसी दोस्त की पार्टी या किसी मीटिंग में जाना है तो कभी भी टाइम पर मत पहुंचना। खासकर अगर आप लेट जा रहे हैं तो लिस्टेड टाइम से 15 से 20 मिनट लेट ही पहुंचना प्लीज, क्योंकि वेनेजुएला में अगर आप टाइम पर पहुंच जाते हैं तो लोग आपको इम्पेशेंट और लालची समझेंगे, और इसीलिए अपनी गाड़ी की सुई को इस मुल्क में हमेशा स्लो ही रखिएगा। नंबर 9, ला टमाटीना इन स्पेन। जिंदगी ना मिलेगी मूवी में देखे जाने वाला टमाटर मार फेस्टिवल यानी कि टमाटीना फेस्टिवल एक्चुअली में रियल फेस्टिवल है, जो हर साल स्पेन में बनोल शहर में अगस्त में मनाया जाता है। वैसे तो कोई भी इस फेस्टिवल का असली ओरिजिन तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि साल 1945 में कुछ यंगस्टर रोड पर लड़ रहे थे तो एक दूसरे को टमाटर मार रहे थे, तो तब पूरी पब्लिक इनकी साइड लेते हुए एक दूसरे को टमाटर मारने लगी, और ये सब करके उनको इतना ज्यादा मजा आया कि लो जी ये तो टमाटीना फेस्टिवल ही बन गया। नंबर 10, बरियल्स इन मलावी अफ्रीका। मलावी में रहने वाले चीवा ट्राइब के कुछ लोग ज्यादा ही अनयूनिक और इनके फैक्ट कुछ अजीब से होते हैं। जब भी इस ट्राइब में कोई मरता है तो दफनाने से पहले उस लाश को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाया जाता है, जहां पर उनकी क्लीनिंग की जाती है, और उस ट्राइब के लोग उस लाश की गर्दन को काटते हैं और जख्म के थ्रू जिस्म में पानी डाला जाता है, और इस पानी को लाश के बाहर भी निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक बाहर से आने वाला लाश से पानी पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता, और इसको लास्ट पे स्क्वीज किया जाता है। पानी को कलेक्ट किया जाता है और उस मरने वाले के पूरे खानदान के लिए खाना बनाया जाता है। नंबर 11, IBM का क्या मतलब? यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कोऑपरेशन एक अमेरिकन मल्टीपल कंपनी है जो हर तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बनाती है, और आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी, बट एक चीज जो आप नहीं जानते और जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो IBM के लोगों में छुपा हुआ एक सीक्रेट है। नोटिस करें IBM के I और M के नीचे वाले हिस्से में =2 जैसे साइन होते हैं। ये कोई लक बाय चांस नहीं है, बल्कि ये जानबूझ के ऐसे बनाए गए हैं। ये साइन सिंबलाइज करते हैं इक्वालिटी को, जो कि IBM के वर्क कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसके अलावा इस लोगो का सिंपल सा साइन इस चीज को शो करता है कि IBM हमेशा यूनिक प्रोडक्ट को बनाता है और जो यूज करने में बहुत ही आसान है, बट हाईली डायनामिक एंड इफेक्टिव है। दोस्तों वीडियो में कुछ नया जानने के लिए वीडियो को लाइक और यारों दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।